क्योंकि इस देश का मैं हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मैंने सभागार में उपस्थित मंचस्थ अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यापकगण, सभी सज्जन एवं मेरे भारत के उज्जवल भविष्य के साथियों को मेरा सादर नमस्कार तथा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रांगण में इस महान राष्ट्रीय पर्व के मौके पर गणतंत्र दिवस और देशभक्ति पर प्रकाश डालने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र, अर्थात प्रजातंत्र। हम जानते हैं प्रजातंत्र का तात्पर्य जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन प्रजातंत्र को परिभाषित करता है, जिसे प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इससे पहले हम भारत के फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे। हमारे देश का संविधान बनना 1946 में ही शुरू हो गया था, जो पूर्णतः बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है तथा इसके 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसीलिए इस दिन को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी का सही मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला और वंदे मातरम की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, और उन इनकलाब और वंदे मातरम में खून में आ जाने वाला 55 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता भी नहीं चला कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी बड़ा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति स्थापित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के डीपी और स्टेटस को 3 रंगों से रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे वर्ष में दो बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है, जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है कि ना वह मस्जिद को जानते हैं, ना वह शिवालियों को जानते हैं, ना वह मस्जिद को जानते हैं, ना वह शिवालियों को जानते हैं। वह पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र भक्ति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे के साथ रहना है तो रही जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना यह कब्र भी तेरी है। और मैं बता दूं कि हम महिला सुरक्षा के मामले में चौथे पायदान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में आते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सोते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरा है, ना रोप मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है, मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। पहचानी बीमारी मुझे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं, जहां हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान नहीं पैदा होता। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। अगर राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे हिंदुस्तान की जरूरत है, सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए कि
कि पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा देश प्रेम है। और मेरे विचारों में राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब देश में नारी की पूजा नहीं बल्कि नारी की इज्जत की जाएगी। हमारे देश का निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूलों की चौखट पर जाएगा। और मैं केवल यही कहना चाहूंगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में अगर बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, या गुलिस्तान हमारा। देश से है प्रेम अगर तो यह कहना चाहिए, हम रहे या ना रहे, भारत देश रहना चाहिए, भारत देश रहना चाहिए। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वर्तमान भारत के तस्वीर को देखता हूँ तो हर्षित गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज हमारा भारत G20 समूह का अध्यक्ष है। ब्रिटेन को पीछे कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह दिन दूर नहीं जब भारत सुपर पावर के रूप में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा। आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति सीसी अतिथि हैं। उनकी भारत में यह दूसरी यात्रा है और मैं बताना चाहूंगा कि मिस्र के साथ हमारे बड़े व्यापक आर्थिक समझौते की गई है। और इसी के साथ मैं युवाओं के प्रति आह्वान करना चाहूंगा कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर से ठंडा कर सकते हो धधक रहे अंगारों को, फिर हुंकार अपना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मिट्टी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुमसा हो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुमसा हो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुमसा हो तो रामराज का दौर शुरू हो सकता है, और तुमसा हो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है, विश्व गुरु हो सकता है। याद करो जलियांवाला मौसम आदमखोर हुआ, याद करो जलियांवाला मौसम आदमखोर हुआ, इंकलाब के नारों से तब बलिदानों का शोर हुआ। कौन सजा देता डायर को, वह शासन ही हत्यारा था, कौन सजा देता डायर को, वह शासन ही हत्यारा था। हमारे उधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाके मारा था, लंदन जाके मारा। उसी देश की करुणाई का स्वयं स्वाभिमान उठो, उसी देश का करुणाई का स्वयं स्वाभिमान उठो, हे नरसिंह के सपूतों फिर से सारा हिंदुस्तान उठो। हल्दी घाटी रण प्रांगण में राणा का हुंकार उठो, काली रण चंडी पर झांसी का तलवार उठो। इस विप्लव के सागर में तूफान उठाने निकला हूँ, इस विप्लव के सागर में तूफान उठाने निकला हूँ। मैं भारत का स्वयं स्वाभिमान जगाने निकला हूँ, मैं भारत का स्वयं स्वाभिमान जगाने निकला हूँ। धूल चटा दो वृद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो वृद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो पिल्लों को जो देशद्रोह की बात करे, जो देशद्रोह की बात करे। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खालिसा निकालो इसे। अरे न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे, ये सबका वतन है संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक उत्तम कोटि के भाषण की प्रस्तुति के लिए मैं आपका साथ धन्यवाद देता हूं। भारत, इसके पहले हमने भी बताया भारत क्या है। भारत जम्बो की भरतखंड भारतवर्ष आर्यावर्त है। ये भारत श्री रामचंद्र के लिए जाना जाता है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जाना जाता है, और यही भारत महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है। देखो और पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाढ़ मार के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन खा लिया करते थे। हम ही थे वो भी जो सनातन से विश्व को घेर गए, और हम ही थे वो भी जिनके फेंके पत्थर पानी में तैर गए। साथ ही साथ अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं देशभक्ति समूह गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, उसके लिए श्री आदित्य प्रजापति अमन श्री आशीष देशी तृतीय वर्ष के छात्र को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। एकल सिंह नृत्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सुश्री ज्योति मथेसिया, बीए तृतीय वर्ष। एकल शिव नृत्य अर्थात नमः संभवाय स मयो भवाय च नमः
शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवकराय च। अर्थात किसी भी कार्यक्रम को, इसके पहले बता चुके, किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में सर्वप्रथम हमारे ईश्वर को जगह दी गई है। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के मध्य में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं ज्योति मध्य को प्रिय तृतीय वर्ष से, जो कि अपने श्री शक्ति भक्ति से हम सबको अनुग्रहित करेंगे। तालियों से स्वागत करेंगे। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गाना दिया है, गाना दिया है, संग राधा दिया है। सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा दिया है, रामा दिया है, संग लक्ष्मण दिया है। भैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले, वहाँ यमुना चले। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले, वहाँ यमुना चले, वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मदेशिया को, जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति की। शिव शंकर अर्थात डिम 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 कत डिम डिम डमरू पाड़व सदा सेवाई, अर्थात उनके डमरू में वह स्वर है जो जिस माहौल में रहे उस माहौल को ऊर्जावान कर देता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ज्योति का, जिन्होंने हमारे इस प्रांगण को ऊर्जा प्रदान की। साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम में, इसके पहले अतिथि महोदय के आने से पहले मैंने कहा था कि कार्यक्रम को ऊर्जावान बनाने के लिए एवं अतिथि महोदय को अपने ऊर्जावान को दिखाने के लिए, ऊर्जा को दिखाने के लिए एक सुंदर जय घोष होना चाहिए, जिसमें कि जंगल दूषण की इस पवित्र दूषण धरती को पवित्र कर देना है। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के नारे के साथ हम इस ऊर्जा को पूर्ण करेंगे। महाराज देवधन प्रताप पुरंदर छत्तीय तांसन शिववासनाधीश्वर राजाधिराज शिव छत्रपति महाराज की, महाराणा प्रताप की,
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देशभक्ति समूह नृत्य के लिए सुश्री सबिया परवीन, सुश्री अनिशा पानो, सुश्री प्रतिमा वीर दिवस से मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। हमारा है भारत। अब इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं देशभक्ति समूह गीत के लिए है प्रीत जहाँ की रीत आदित्य प्रजापति, श्री अमन, श्री आशीष बीए तृतीय वर्ष से। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तकदीर दिया, तारों की भाषा भारत दुनिया को पहले सिखला देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले भले, बढ़ता ही रहे और भूले भले।
और सुना। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, ओ इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, अर्थात भारत। भारत अर्थात देवस्वा सवितुः, भारत देवभूमि। प्रार्थने मुखम किमस्या शीत किम बाहु। भारत अर्थात वह भूमि जहाँ केवल बलिदान, सनातन धर्म एवं अनेक अधिकार व्यक्तियों का एक समूह। भारत, यदि भारत के व्यक्ति विदेश जाते हैं तो वहां भारतीयों को पूजनीय माना जाता है, आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि हम भारत में यदि आप किसी और पंक्ति को लेते हैं तो हमारा धर्म में ये माना गया है, यदि वो पेड़ है तो वह पूजनीय है, पानी है तो वह पूजनीय है, पत्थर है तो वह पूजनीय है। भारत इसीलिए पूजनीय है। साथ ही साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी भाषण के लिए सुश्री कादम्बरी सिंह बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र को आमंत्रित करता हूँ। Freedom in mind, faith in word, pride in our heart, memory in our soul. Let's salute our nation on the Republic Day. Namaste and a very warm and a pleasant good morning to honorable chief guests, respected teachers and children who present over here on this auspicious occasion. All of us here to celebrate the 74th Republic Day of our country. Today, I am Kadambari Singh, obligated, honored to give a speech on Republic Day. Today, let us remember the golden heritage of our country and feel proud to be a part of India. Republic Day celebrated every year on 26 January has a special significance in the history of India and to mark the day on which our constitution came into effect in 1950. After this day, our country truly became democratic and independent. The fundamental laws of our country and the constitution was enacted out of the delegates in the hard work of our great men like Mahatma Gandhi and Bhim Rao Ambedkar and numerous other freedom fighters who fought and sacrificed their lives for the independence of our country. It is to be noted that the January 26 had a great significance in India's struggle for Swaraj as India's goal. It was also decided that the 26th of January should be observed all over the India as a Purna Swaraj Day and complete Independence Day. One of the special things that we have is our preamble, and here are some wonderful lines from our preamble. We, the people of India, having a solemn resolve to Constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. India is a great country where people speak a different language, but the national language is Hindi. India is full of different castes, creed, religion, culture, but they live together, and that's the reason India is famous for the common saying, unity in diversity. What a beautiful India! Punjab for fighting, Bengal for writing, Kashmir for beauty, Andhra Pradesh for duty, Tamil for brains, Kerala for brains, Odisha for temples, Bihar for minerals, Gujarat for peace, Assam for tea, Rajasthan for history, Maharashtra for mango. It's our nation. We call it incredible India. India's Prime Minister honored to mark here placing a red guard India's great Amar Jawan Jyoti. This ceremony proceeded with the 21-gun salute, national anthem and hosting the national flag. The parade on 26 January is done on Rajpath, situated in New Delhi. The theme of this year's Republic Day celebration is participation of the common people. The chief guest of our parade is Abdul Aziz Felicis, the President of Egypt. The most fascinating part of this event is flypast, which includes the participation of different types of 41 aircraft from the different centers of Air Force, which at the same time at the Rajpath. Best part of this aircraft, they distribute the 3 tricolors and each color have their own significance. The first one represents the courage and sacrifice. The second one, white, represents the truth, peace, purity. Third one, green color, denotes the prosperity, growth and auspicious. Together, the Indian tricolor is the symbol of unity, collective achievement and national progress. Let us make a promise that we would not let the hard sacrifice of our brave freedom fighters go in vain, and we would work hard to make our country world's best country. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Never let us forget, never let us be shy. Let's make our flag of the nation fly very high, very high. जय हिंद, जय भारत. कादम्बरी सिंह। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को,
जो कि उद्बोधन के माध्यम से सभी लोग तालियों से इनका धन्यवाद सुधीर पांडे जी। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मनाया जा रहा है, मैं आप सभी मित्रों को हार्दिक बधाई देता हूं। और आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी का, जिन्होंने कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आप लोगों से बातचीत कर सकूं। डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी, डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार शुक्ल जी, सुश्री साक्षी पांडे जी, इस महाविद्यालय के आचार्यगण और प्रिय छात्रों छात्रा, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, 15 अगस्त 1947 को ये देश स्वतंत्र हो, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ हमें यह आजादी नहीं मिली, हमें यह कानून नहीं मिला जिसके आधार पर हम पर शासन हो या हम शासित हो। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, जो कि छठा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इससे पहले भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने 5 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाए थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कि वो सैनिक विद्रोह कहते थे, गदर कहते थे, और जब वीर सावरकर ने, दामोदर सावरकर जी ने उसको भारत का पहला आजादी की पहली लड़ाई, भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहा, तो पुस्तक जब्त कर ली गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। तो उस 1857 की लड़ाई के बाद, उससे पहले कंपनी का शासन था। जब अंग्रेज पार्लियामेंट, अंग्रेज की महारानी विक्टोरिया का शासन आया, तो 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसे फिर और सुधार करके 1861 में दूसरा एक्ट आया, 1892 में तीसरा एक्ट आया, 1909 में चौथा एक्ट आया, 1919 में 5वां एक्ट आया। और जब इसका विरोध हुआ, मार्लेमिंटो सुधार आए, साइमन कमीशन आया, तो 1935 में आखिरी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। तय हुआ आजादी की लड़ाई के समय, तय हुआ जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अंग्रेजी पार्लियामेंट ने, अंग्रेजी राजनीतिज्ञों ने यह तय किया कि जून 1948 में भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जनरल बॉवेल को बुला करके वायसराय बना करके माउंटबेटन को भेजा गया और माउंटबेटन को कहा गया कि आप जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र हम लोगों का बोरिया बिस्तर भारत से बांधे, क्योंकि वहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं रह गई हैं, अब उन पर शासन नहीं किया जा सकता है और ब्रिटेन आर्थिक रूप से विपन्न हो चुका है। हम भारत पर शासन करने में सक्षम नहीं। जून के पहले हफ्ते में 1947 के 3 जून को माउंटबेटन तय करते हैं कि भारत का विभाजन होगा और उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग के जिन्ना थे और एक सिख प्रतिनिधि सरदार बलदेव सिंह थे, जो बाद में हमारे पहले रक्षा मंत्री थे। और यह तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी जाएगी। माउंटबेटन को क्योंकि दोनों आजादी का हस्तांतरण करते हुए, सत्ता का हस्तांतरण करते समय रहना आवश्यक था, इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजादी मिली और हिंदुस्तान को 15 अगस्त को आजादी मिली। अब उस समय एक कानून बनाया गया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। उसके धारा 8 के तहत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत का शासन चलता रहा और अभी भी आपकी स्टेटस, आपका डोमिनियन था, आप स्वतंत्र राष्ट्र नहीं एक तरह से थे। और ब्रिटेन का राजा जॉर्ज 6 आपका राजा था। हमारे यहाँ 1950 तक ही रहा। पाकिस्तान में पहला संविधान लागू हुआ 23 मार्च 1956 और 23 मार्च 1956 तक ब्रिटेन का पहले राजा जॉर्ज 6 रहे, बाद में रानी एलिजाबेथ रही। वहां गवर्नर जनरल होता था। अपने यहाँ राष्ट्रपति 26 जनवरी से हो गए 1950 से। तो संविधान बना। संविधान के मूल हमारे जो सिद्धांत थे, जो ये दिया गया कि इस आधार पर संविधान बनाया जाए, वो समता था, बंधुत्व था और न्याय था। समता, बंधुत्व और न्याय यानी हर देश का हर नागरिक को समान अधिकार हो, उसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए और बंधुत्व, हर नागरिक एक दूसरे का बंधु है, एक दूसरे से विभेद नहीं है और न्याय, सबको न्याय उपलब्ध हो समान परिस्थितियों में। ये मूल सिद्धांत दिए गए कि इनके आधार पर सरकार के 3 अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को के कार्य विभाजन को, सम्यक कार्य विभाजन को, जिससे उनके बीच किसी तरह से
कभी टकराव न हो, यह उद्देश्य लेकर के संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे शुरू में, 90 चले गए पाकिस्तान में, 289 बचे। इसमें 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 286 जो है 4 कमिश्नरेट के थे और 282 ब्रिटिश शासित भारत के। बी.एन. राव साहब आईसीएस अफसर थे। बी.एन. राव साहब को कहा गया कि आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार करिए। बी.एन. राव साहब बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना हेग में, जहां देशों के मुकदमे देखे जाते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बाद में न्यायाधीश बने। उन्होंने पहला ड्राफ्ट फरवरी 48 में ही पेश कर दिया और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने उसको एग्जामिन किया, रीराइट किया, बहुत सी चीजें फिर से लिखी गई और 116 दिन तक हमारी जो संविधान सभा थी उसने उस पर बहस किया। 3000 से ज्यादा उसमें संशोधन प्रस्तावित हुए। 1100 संशोधनों को छोड़ करके बाकी संशोधन स्वीकृत किए गए और इस तरह से वो जो संविधान था उसका निर्माण हुआ। 26 नवंबर जैसा कि अभी बताया गया 1949 को यह संविधान स्वीकृत किया गया। अब सब सवाल यह उठता है कि फिर 26 नवंबर को क्यों नहीं गणतंत्र दिवस मनाया जाता? आधा संविधान 26 नवंबर को लागू हो गया। जो आपके मूल तत्व थे संविधान के वो आधा 26 नवंबर को लागू कर दिए और कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए। बाकी इसलिए नहीं लागू किए गए क्योंकि 1929 में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह तय हुआ था। पहले गांधी जी ने पूर्ण स्वराज का पर गांधी जी सहमत नहीं थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रस्ताव पेश किया वो पारित नहीं हो सका था, लेकिन जब बाद में गांधी जी को समझाया गया तो गांधी जी ने स्वयं वो प्रस्ताव बनाया और 31 दिसंबर 1929 को यह तय किया गया कि अब से हर साल 26 जनवरी को स्वराज दिवस मनाया जाएगा और वो 26 जनवरी पहली बार 1930 में मनाया। तो इसलिए उस तिथि की सैंक्टिटी रखने के लिए तय किया गया कि 2 महीने का समय है। 26 जनवरी को हम लोग संविधान को लागू करेंगे और गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 24 जनवरी को 308 लोगों ने हस्ताक्षर किए संविधान पर और यह संविधान लागू। और उस संविधान के तहत आज हम देख रहे हैं कि इतने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो 32 वर्ष हमारी लॉन्गिविटी थी, आम जो 1950 में 34 साल आदमी जिंदा रहता था। भारत देश का आदमी की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 34 साल थी, आज 72 साल। शिक्षा का स्तर उन्नयन हुआ, लोगों के जीवन स्तर बढ़िया हुआ है, समाज में समानता आई है। बाद में बंधुत्व, समानता और न्याय के बीच 2 शब्द और जोड़ दिए गए। क्या क्या जोड़े गए? सेकुलर एंड सोशलिस्ट।
सेकुलर और सोशलिस्ट ये बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। 105 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। ये तो हुई ये बात कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन असली चीज ये नहीं। असली चीज ठीक है, कोई भी तिथि मनाई जाती है, हम उसे याद करते हैं, हम उसकी रक्षा का प्रयास करने का, रक्षा करने का वचन लेते हैं कि शपथ लेते हैं। भारत पर निरंतर विदेशी दुष्चक्रकारियों का आक्रमण होता रहा है। आज से पहले वो आक्रमण सैनिकों के माध्यम से होता था। सिकंदर का आक्रमण आपने सुना होगा। सिकंदर के बाद शकों ने, हूणों ने, कुषाणों ने, सबने आक्रमण, लेकिन जो आया देश में, देश ने, देश की संस्कृति ने उसे स्वीकार किया। हमारी संस्कृति को उसने स्वीकार किया। हम संलयन में विश्वास करते हैं, दूसरी संस्कृतियों को अपने में मिला करके एक साझी संस्कृति का विकास करते हैं। वो साझी संस्कृति विकसित हुई, और साझी संस्कृति जब विकसित हुई तो वो हमारे साथ मिल गए, और उनसे हमारा न कोई मतभेद रह गया और न ही कभी तर्क वितर्क या संघर्ष। लेकिन इसी बीच 1191 में एक युद्ध होता है तराइन में, जिसमें शहाबुद्दीन गोरी, जिसको मोहम्मद गोरी भी कहा जाता है, वो हारता है। लेकिन पृथ्वीराज की उदारता थी तो उसे जाने देते हैं, और 1192 में वो एक षड्यंत्र के, भटिंडा से एक षड्यंत्र के तहत फिर आता है हिंदुस्तान में, और इस बार एक षड्यंत्र के तहत उसे हाथ में पृथ्वीराज को हारना पड़ता है, और हारना जब पड़ता है तो पृथ्वीराज बंदी बनाए जाते हैं, उनकी हत्या की जाती है। और इस पहले